नमस्कार दोस्तों। राजस्थान अध्ययन की अगली कड़ी में आज जो हमारा यूनिट रहने वाला है वो यूनिट है राजस्थान में प्राचीन सभ्यता। राजस्थान में प्राचीन सभ्यता। अब ये सभ्यता क्या चीज़ थी? अब जैसे वर्तमान में हम लोग रहते हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारे रहने का तरीका है, हमारे जो उपकरण वगैरह जो चीज़ें हैं वो किस हिसाब से है, और पूर्व जब प्राचीन समय में जो लोग निवास करते थे यानी मनुष्य जाति कहीं पे अगर निवास करती थी तो वहाँ की उनकी जो जीविकोपार्जन की जो चीज़ें क्या थी, वो उनके पास उपकरण किस किस के थे और वो किस हिसाब से अपने जैसे कृषि का कार्य करते थे या फिर अपना जीवन यापन कैसे करते थे, उनके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो इन सभ्यताओं से मिलती है। अब ये सभ्यताएं जो थी, अब क्या है, प्राचीन समय में इतना विकसित तो कुछ था नहीं। तो उस समय क्या है, उस समय नदी घाटी थी, नदियाँ थी और बड़े बड़े जो शहर थे जहाँ से मतलब उपजाऊ भूमि वगैरह है, तो नदियों के किनारे लोग निवास करते थे। उस समय क्या है, प्राचीन समय में नदियों के किनारे लोग निवास करते थे। अब सबसे पहले तो जो प्रारंभिक जो युग था ना, प्रारंभिक युग जो था वो प्रस्तर युग था। कौन सा युग था? प्रस्तर युग। अब इस प्रस्तर युग के बाद मनुष्यों ने यानी कि मानव जाति ने पहली बार किसी धातु का प्रयोग किया। अब कोई धातु थी, उस धातु का नाम था तांबा। यानी कि पहले लोग, सबसे पहले जैसे अपने को पता है, हम आदि मानव के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में हमें बताया जाता है कि उनके जो हथियार थे वो पत्थर के होते थे, पत्थर के होते थे। उनके जो शिकार करने के जो हथियार हैं, उनके जो बर्तन हैं, उनके जितने भी जो सामान थे, उपकरण थे, वो सारे के सारे पत्थर के थे। लेकिन इनके बाद जैसे जैसे मनुष्यों को आवश्यकता होती है ना, अब जैसे वर्तमान समय में भी हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो हम नई चीज़ की आविष्कार करते हैं। उसी प्रकार धीरे धीरे समय बदला और समय के साथ मानव बदला और मानव ने फिर अपना जो पहली बार किसी चीज़ का प्रयोग किया वो था तांबा। यानी किसी धातु का जो उपयोग में लिया गया वो चीज़ थी तांबा। यानी कि इस राजस्थान अध्ययन में ताम्र सभ्यता से संबंधित, ताम्र सभ्यता यानी जहाँ पर तांबे से संबंधित उपकरण या कोई भी हथियार या कोई भी जो वस्तु मिली वो तांबे की बनी हुई मिली, यानी उसे ताम्र सभ्यता के नाम से जाना गया। तो राजस्थान में ताम्र सभ्यता से संबंधित 3 सभ्यता थी। पहली कालीबंगा, जिसके बारे में हमने कल थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त की थी। कालीबंगा, एक है आहड़ और एक है अपनी गणेश्वर सभ्यता। अब ये जो तीनों सभ्यता है ये ताम्रकालीन सभ्यता है, यानी यहाँ से जितने भी सामान मिले, जो भी उपकरण मिला, वो सारा का सारा तांबे से संबंधित था। यानी कि इन्हें हम कह सकते हैं ये ताम्रयुगीन सभ्यता थी। अब इनके बारे में हम एक एक करके विस्तृत जानकारी लें। सबसे पहले हनुमानगढ़ में, गंगानगर के पास में हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। अब हनुमानगढ़ में एक नदी थी, हनुमानगढ़ में एक नदी बहती थी प्राचीन समय में। वो हनुमानगढ़ में बहती हुई सूरतगढ़ होते हुए गंगानगर होते हुए पाकिस्तान की तरफ चली जाती थी। इस नदी का जो प्राचीन नाम था वो प्राचीन नाम था सरस्वती नदी। यानी कि हनुमानगढ़ में प्राचीन समय में एक नदी बहती थी जिसका नाम था सरस्वती नदी। वर्तमान में इसे घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी के बारे में कहा जाता है कि ये अभी कहा क्या जाता है, अभी वर्तमान में ये जो नदी है ना, कभी कभी जैसे सर्वाधिक बरसात आती है तो ये ऊपरी सतह पर बहती है और सूरतगढ़ से ये आंतरिक यानी जमीन के नीचे बहती हुई निकलती है, इसलिए इसे जमीन के अंदर बहने वाले नदी के नाम से भी जाना जाता है, यानी आंतरिक नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब हम हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सरस्वती नदी के किनारे
एक सभ्यता थी जिसका नाम था कालीबंगा सभ्यता, जिसका नाम था कालीबंगा सभ्यता। यानी कि सरस्वती नदी वर्तमान घग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता मिली? तो कालीबंगा सभ्यता। अब इस कालीबंगा का अर्थ क्या है? इस कालीबंगा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। अब जो ये कालीबंगा सभ्यता है, इसके बारे में सर्वप्रथम जो जानकारी दी थी, सर्वप्रथम जानकारी कि यहाँ पर कालीबंगा जो सभ्यता है यहाँ पर है, सर्वप्रथम जानकारी जिसने दी थी उसका नाम है एलपी टेस्सीटोरी, एलपी टेस्सीटोरी। अब इस कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अब देखो, जानकारी तो इसने दे दी एलपी टेस्सीटोरी ने, लेकिन इसकी जो खोज की थी, कालीबंगा की जो खोज की थी, खोज वो 1952 में अमलानंद घोष ने की थी, अमलानंद घोष ने की थी, अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने। अब इसकी खोज हो गई। अब खोज करने मात्र से ही यहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती, तो यहाँ फिर उत्खनन का कार्य किया गया, यानी इसे खोदा गया। यानी इसके जो उत्खनन करता थे, उत्खनन करता जो थे उनका नाम था बीबी लाल, एक का नाम तो बीबी लाल और एक का नाम था बीके थापर, बीके थापर। यानी इसके जो उत्खनन करता थे एक तो बीबी लाल और एक का नाम था बीके थापर। अब कालीबंगा सभ्यता से क्या क्या चीज़ें मिली, क्या क्या अवशेष वहाँ से प्राप्त हुए और क्या क्या वहाँ से प्रमाण प्राप्त हुए, तो हम कालीबंगा से संबंधित अवशेष व प्रमाण के बारे में देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रश्न इसी से बनते हैं कि निम्नलिखित जो प्रमाण है या अवशेष है ये कहाँ से प्राप्त हुए। तो सर्वप्रथम हम कालीबंगा के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ के जो मकान थे, यानी मकान के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? ईंटों का प्रयोग। यानी यहाँ के जो मकान थे उनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया था, यानी ईंटों के मकान के यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए। और इन मकानों की जो नालियाँ थी, यानी कालीबंगा में जो मकान बने हुए थे उनकी जो नालियाँ थी वो लकड़ी और ईंटों की बनी हुई थी, लकड़ी और ईंटों की बनी हुई थी। किससे बनी हुई थी? लकड़ी और ईंटों से। तो प्रश्न आएगा, लकड़ी तथा ईंटों से बनी हुई नालियों के अवशेष या प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? तो कालीबंगा सभ्यता से। कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा सभ्यता से। अब यहाँ से दुर्ग के अवशेष भी प्राप्त हुए, यहाँ से दुर्ग के अवशेष भी प्राप्त हुए, दुर्ग के अवशेष, दुर्ग के अवशेष। कालीबंगा सभ्यता से ही हाथी दांत का कंघा भी प्राप्त हुआ है, हाथी दांत का कंघा भी प्राप्त हुआ है। कालीबंगा सभ्यता से हाथी दांत का कंघा भी प्राप्त हुआ है। गाय के समान, यानी यहाँ कुछ प्याले मिले हैं, प्याले जिनकी आकृति गाय के मुख के समान थी, गाय के मुख के समान थी। किसके समान थी? कुछ प्याले मिले जो गाय के मुख के समान के प्याले यहाँ से प्राप्त हुए। फिर यहाँ से कांस्य के दर्पण, कांस्य के दर्पण, मिट्टी के बर्तन हो गए और खिलौने हो गए, ये सभी के सभी यहाँ से प्राप्त हुए। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ है तो यहाँ से जूते हुए खेत यानी कृषि के साक्ष्य मिले। जूते हुए खेत यानी उनमें हल चलाया हुआ, जूते हुए खेत यानी कृषि के साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। कृषि के साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अब ये तो होगी पूरी की पूरी कालीबंगा सभ्यता।
अब नेक्स्ट हम अध्ययन करें तो नेक्स्ट है हमारे आहड़ सभ्यता। नेक्स्ट है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर में। ऐसा एक छोटा सा मैप बना देते हैं। यहाँ पर उदयपुर में आहड़ सभ्यता कहाँ पर है? तो उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। आहड़ सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर में। अब इस आहड़ सभ्यता के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि इसके बहुत सारे उपनाम हैं, तो हम उपनामों के बारे में चर्चा करते हैं। उपनाम यानी आहड़ सभ्यता के जो अन्य जो नाम हैं वो क्या क्या है। एक तो है इसका नाम आघाटपुर, इसे आघाटपुर के नाम से जाना जाता है। दूसरा इसे धूलकोट के नाम से जाना जाता है, धूलकोट। अब धूलकोट, यहाँ पर दो टीले मिले थे धूल के, उन्हीं को धूलकोट के नाम से जाना गया, यानी कि आहड़ सभ्यता को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। एक इसका नाम है ताम्रवती नगरी, क्योंकि ये तांबे से संबंधित थी, और ताम्रवती नगरी इसको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ तांबे के जो औजार बनाए जाते थे उसका केंद्र था ये आहड़ सभ्यता। इसी को ही मर्तकों का टीला भी कहते हैं। आहड़ सभ्यता को मर्तकों का टीला भी कहते हैं। और इसी का एक नाम है बनास संस्कृति। ये तो हो गए इसके सारे के सारे उपनाम। अब इस आहड़ सभ्यता की यानी कि आहड़ सभ्यता की खोज किसने की? अब आहड़ सभ्यता की जो खोज है ये 1953 में यानी कि 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। अक्षय कीर्ति व्यास यानी कि आहड़ सभ्यता की जो खोज है वो अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। अब खोज मात्र से ही यहाँ से जानकारी प्राप्त नहीं होती, तो इन्होंने यहाँ पे खुदाई करवाई। किसने करवाई? उत्खनन करता जो है यहाँ के आहड़ सभ्यता के जो उत्खनन करता है उनका नाम उत्खनन करता है R.C. अग्रवाल और H.D. सांकल्या। ये आहड़ सभ्यता के उत्खनन करता है। अब ये जो आहड़ सभ्यता है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आयड़ नदी के किनारे। कौन सी नदी? आयड़ नदी के किनारे। अब कभी कभी बेडच का नाम आ जाता है, इसी आयड़ नदी को बेडच नदी के नाम से जाना जाता है। जब ये उदयपुर से बाहर निकल जाती है तब इसको बेडच नदी के नाम से जाना जाता है। यानी आयड़ कहो या फिर बेडच कहो, एक ही है। आयड़ या बेडच नदी के किनारे आहड़ सभ्यता मिली थी। इसकी खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। उत्खननकर्ता R.C. अग्रवाल और H.D. सांकल्या थे। अब यहाँ से अवशेष व प्रमाण क्या प्राप्त हुए? तो अवशेष और प्रमाण के बारे में जब हम देखते हैं, अवशेष या फिर प्रमाण, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ से 6 चूल्हों का प्रमाण प्राप्त हुआ है, जिससे इन्होंने कहा कि यहाँ पर संयुक्त परिवार रहता था। यानी कि हम कह सकते हैं एक तो 6 चूल्हे मिले और संयुक्त परिवार के प्रमाण मिले, संयुक्त परिवार के रहने के प्रमाण मिले। कहाँ से मिले? आहड़ सभ्यता। नेक्स्ट यहाँ से, अब यहाँ जो मकान बने हुए थे, आहड़ सभ्यता के जो मकान थे उनकी जो दीवारें थी वो मिट्टी और पत्थरों की बनी हुई थी। और इन्हीं मकानों की जो छत वो बांस और उसके ऊपर केलू थे। यानी इनकी जो छत थी वो बांस और केलू से निर्मित थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से
तांबे के औजारों का निर्माण केंद्र यानी कि तांबा गलाने की भट्टी प्राप्त हुई। तांबा गलाने की भट्टियां मिली है यहाँ से, इसलिए इसे तांबे के औजारों का निर्माण केंद्र कहते हैं। इसलिए इसे तांबे के औजारों का निर्माण केंद्र भी कहते हैं। किसको? आहड़ सभ्यता को। अब यहाँ से एक चीज, बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है लाल व भूरे, लाल व भूरे रंग के मृदभांड मिले। मृदभांड यानी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन्हें। अब जैसे लाल रंग के जो मृदभांड मिले, जैसे ये कोई मटका हो गया, ठीक है, ये जैसे मटका हो गया। अब इन पे जैसे ये ऐसे जो डिजाइन थी, ऐसे जो डिजाइन है, यानी कि लाल व भूरे मृदभांड तो मिले, लेकिन अलंकृत मृदभांड जो मिले हैं, लाल व भूरे रंग के जो अलंकृत यानी डिजाइन किए हुए जो मृदभांड मिले, वो कहाँ से मिले? आहड़ सभ्यता से। लेकिन उनका कलर क्या था? लाल व भूरे। अब यहाँ से कुछ तस्तरियाँ मिली हैं, तस्तरियाँ हो गई, कुछ दीपक हैं, कुछ मोहरे भी मिली है यहाँ से, खिलौने प्राप्त हुए हैं, खिलौने भी मिले हैं, और कटोरियाँ भी यहीं से मिली हैं। अब ये जो सभ्यता है आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता क्या हुआ इसमें? अब इसका पतन हुआ, पतन नहीं हुआ, ये क्या हुआ, इसमें एक प्राकृतिक आपदा आ गई। प्राकृतिक आपदा के कारण आहड़ सभ्यता वासियों ने यहाँ से विस्थापित होकर यहाँ से दूसरी जगह यानी कि गिलुंड व भगवानपुरा में जाकर इन्होंने अपनी नई सभ्यता बसाई। यानी कि गिलुंड सभ्यता जो है यही आहड़ सभ्यता है, ठीक है। यानी कि प्राकृतिक आपदा आई, उसके कारण ये यहाँ से विस्थापित हो गए और गिलुंड और भगवानपुरा में जाकर बस गए। और जो कालीबंगा सभ्यता थी, जैसे मैंने कालीबंगा सभ्यता के बारे में बताया, उसका पतन कैसे हुआ? तो कालीबंगा जो सभ्यता थी वो नदी किनारे थी, तो मान्यता के अनुसार नदी का पानी सूखने तथा मरुस्थल बढ़ने के कारण, क्योंकि वो पूरा मरुस्थलीय एरिया, तो मरुस्थल बढ़ने के कारण इनका कालीबंगा सभ्यता का पतन हो गया था। ये आहड़ सभ्यता है। कालीबंगा मैंने पहले पढ़ा दी थी, उसमें ये एक जोड़ देना, पतन का कारण क्या था कि नदी का पानी सूखने और मरुस्थल बढ़ने के कारण कालीबंगा सभ्यता का पतन हो गया। अब नेक्स्ट जैसे हम बात करते हैं आहड़ सभ्यता के बाद, तो गणेश्वर सभ्यता। अब गणेश्वर सभ्यता के बारे में हमने थोड़ी बहुत जानकारी कल ले ली थी। अब गणेश्वर सभ्यता, ठीक है। कल जो हमने जानकारी ली थी कि ये कांतली नदी के किनारे स्थित है। नीम का थाना सीकर डिस्ट्रिक्ट में गणेश्वर सभ्यता है, ठीक है। अब इसकी खोज किसने की थी? तो 1972 में R.C. अग्रवाल ने की। इसने की थी R.C. अग्रवाल ने इसकी खोज की थी। और इसके जो उत्खननकर्ता थे, यानी कि जो गणेश्वर सभ्यता थी, इसकी खोज तो R.C. अग्रवाल ने कर दी, लेकिन इसके जो उत्खननकर्ता थे, इसके जो उत्खननकर्ता थे वो थे, एक तो R.C. अग्रवाल खुद थे, R.C. अग्रवाल खुद, और इनके साथ एक विजय कुमार, इन्होंने इस गणेश्वर सभ्यता की खुदाई करवाई, अर्थात उत्खनन का कार्य करवाया। अब इसका जो उपनाम है, कल मैंने बता ही दिया, एक बार और बता ही देता हूँ। इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। युगीन क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, ठीक है। और पुष्कर का
पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। अब ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी इसको क्यों कहते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो उत्खनन हुआ, यानी कि इसकी जब खुदाई हुई तो यहाँ से जितने भी उपकरण प्राप्त हुए वो 99% उपकरण तांबे के थे, यानी कि 99% उपकरण तांबे के थे। इसी की वजह से ये ताम्र युगीन जो सभ्यता है, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहलाई। ठीक है, अब यहाँ से घर, अब जैसे यहाँ के घरों की बात करें तो दूसरी सभ्यताओं में तो ईंटों से बने घरों के प्रमाण मिले, जैसे कालीबंगा में। लेकिन यहाँ के जो घरों का निर्माण था, घरों का निर्माण ईंटों की जगह पत्थरों से किया हुआ था। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर पत्थरों के बने बांध का प्रमाण मिला है। पत्थरों के बने बांध का प्रमाण प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बांध का प्रमाण गणेश्वर सभ्यता से, यानी पत्थरों। और एकमात्र सभ्यता, इसका भी ये ध्यान रखना, एकमात्र सभ्यता जहाँ से पत्थरों से निर्मित बांध का अवशेष या प्रमाण प्राप्त हुआ है, गणेश्वर सभ्यता से। अब बांध है तो यहाँ के लोग मछली तो पकड़ेंगे, इसलिए यहाँ की खुदाई में मछली पकड़ने के कांटे भी मिले। मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ। कहाँ से? गणेश्वर सभ्यता से। उस तरह का फलक, नेक्स्ट जो अवशेष या प्रमाण है, उस तरह का फलक और अंगूठियाँ कहाँ से मिली है? ये सारी की सारी गणेश्वर सभ्यता से मिली। लेकिन इस गणेश्वर सभ्यता से अगर कोई इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा, अगर इस गणेश्वर सभ्यता से संबंधित कोई अगर इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा कि यहाँ से क्या मिला, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र यानी तांबे की पिनें, दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र की जो पिनें मिली हैं वो कहाँ से मिली है? गणेश्वर सभ्यता से। और इन पिनों को पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था, यहाँ से इनका व्यापार किया जाता था। दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिनें कहाँ से मिली है? तो गणेश्वर सभ्यता से। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। यहाँ से उपकरण जो मिले हैं उनमें 99% तांबा था। घरों का निर्माण पत्थरों से होता था। पत्थरों के बांध मिले, मछली पकड़ने का कांटा मिला है, उस तरह वह फलक, अंगूठियाँ, और ये ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है। अब अन्य यहाँ से जो सामग्री प्राप्त हुई वो है तांबे के चाकू हो गए, कुल्हाड़ी हो गई, कुल्हाड़ी के बाद छेनी, नहीं ये यहाँ से प्राप्त नहीं हुई, ये यहाँ से प्राप्त नहीं हुई। तांबे के चाकू भी यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ। नेक्स्ट जैसे कि अब नेक्स्ट है बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता। अब ये जो बालाथल सभ्यता है ये कहाँ है, कहाँ इसकी खोज हुई? तो वल्लभ नगर उदयपुर में बालाथल सभ्यता जो है ये वल्लभ नगर उदयपुर में। बालाथल सभ्यता कहाँ? वल्लभ नगर उदयपुर में। इसकी जो खोज की थी वो V.N. मिश्र ने की थी। यानी कि बालाथल सभ्यता की खोज V.N. मिश्र ने की थी। और बालाथल सभ्यता का जो उत्खनन है ये 1993 में
1993 में वी एन मिश्र तथा एस शिंदे और देव कोठारी ने करवाया। देव कोठारी इसके जो उत्खनन करता है किसके बालाथल सभ्यता के, वो हैं वी एन मिश्र, एस शिंदे, देव कोठारी। और ये जो बालाथल सभ्यता है ये ताम्रपाषाण कालीन आहड़ से संबंधित है, आहड़ सभ्यता से संबंधित है। ताम्रपाषाण कालीन आहड़ सभ्यता से, आहड़ की जो संस्कृति थी उससे संबंधित थी, क्योंकि ये पास में ही है इसलिए उससे संबंधित थी। अब यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो है यहाँ से, वो है यहाँ से लौह काल के अवशेष प्राप्त हुए। लौह काल के अवशेष कहाँ से? बालाथल सभ्यता से। अब प्रश्न आएगा लौह काल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो बालाथल सभ्यता, उदयपुर या वल्लभनगर। ठीक है, अब अवशेष तो प्राप्त हुआ, अवशेष के अंतर्गत क्या प्राप्त हुआ? तो लोहे गलाने की भट्टी प्राप्त हुई, यानी लोहा गलाने की भट्टी प्राप्त हुई। लोहा गलाने की भट्टी प्राप्त हुई, लोहे गलाने की भट्टी प्राप्त हुई। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इस एक चीज़ यहाँ से जो मेन प्रश्न बनने की संभावना है वो यहाँ से है। यहाँ पर बुने हुए वस्त्र, यानी कि हाथ से बुने वस्त्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना, हाथ से बुने वस्त्र यहाँ तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये बेराट के अतिरिक्त है, क्योंकि बेराट में भी हाथ से बुने हुए, बेराट जो सभ्यता है, बेराट सभ्यता कहाँ पर है? जयपुर में। बेराट सभ्यता के अतिरिक्त अगर कहीं पे हाथ के बुने वस्त्र प्राप्त हुए हैं तो वो बालाथल सभ्यता से प्राप्त हुए। यहाँ से आप बहुत सारे आभूषण प्राप्त हुए, जैसे कर्णफूल हो गए, लटकन हो गए, गले के हार हो गए, आदि जो आभूषण प्राप्त हुए वो बालाथल सभ्यता से प्राप्त हुए। और इस सभ्यता के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ एक है कि यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था बोले तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ये हो गया कि यहाँ के जो लोग थे वो पशुपालन के साथ शिकार के साथ कृषि करना जानते थे। यानी यहाँ के लोगों को पशुपालन भी आता था, शिकार करना भी आता था और कृषि करना भी आता था। इसी कारण ये मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाई। अर्थात हम कह सकते हैं कि बालाथल सभ्यता एक मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जैसे देखते हैं, नेक्स्ट है बेराट सभ्यता। इसी पेज को मैं थोड़ा ऊपर करके बता देता हूँ। नेक्स्ट है बेराट सभ्यता। ये भी अति महत्वपूर्ण है, बेराट सभ्यता। अब बेराट जो सभ्यता है ये कहाँ पर है? ये जयपुर में बाणगंगा नदी के किनारे बेराट सभ्यता कहाँ पर है? जयपुर में। कौन सी नदी के किनारे? बाणगंगा नदी के किनारे। इसी बेराट को पहले विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी कहा जाता था। मत्स्य जनपद की राजधानी कहा जाता है कि यहाँ इसी बेराट या विराटनगर में अपने अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने कुछ समय गुजारा था। यानी अज्ञातवास के दौरान पांडवों से संबंधित कोई सभ्यता है तो वो कौन सी है? बेराट सभ्यता। यानी पांडवों ने अपने अज्ञातवास के समय कुछ समय यहाँ पर गुजारा था। कौन सी? बेराट या विराटनगर, इसी का एक नाम है विराटनगर। अब यहाँ से बेराट से
जो अवशेष और प्रमाण प्राप्त हुए हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के 2 स्तंभ लेख प्राप्त हुए। सम्राट अशोक के 2 स्तंभ लेख प्राप्त हुए। यहाँ से सम्राट अशोक के 2 स्तंभ लेख प्राप्त हुए। कहाँ से? बेराट सभ्यता। उसमें से एक है भाब्रू शिलालेख। इस भाब्रू शिलालेख के अंदर अशोक से संबंधित बुद्ध, धम्म और संघ की जानकारी मिलती है। इसी भाब्रू शिलालेख के अंदर बुद्ध, धम्म और अशोक संघ की जानकारी मिलती है। यहाँ से बौद्ध मठ के अवशेष भी मिले हैं। यही बेराट शिलालेख के नाम से भी जाना गया। अब यहाँ पे कुछ डूंगरियाँ थी, बीजक डूंगरी हो गई, भीम डूंगरी हो गई, फिर एक है गणेश डूंगरी के अतिरिक्त एक थी महादेव डूंगरी। अब क्वेश्चन बनेगा कि बीजक या भीम या गणेश नामक डूंगरी किस सभ्यता से संबंधित थी? तो बेराट सभ्यता से संबंधित थी। किससे थी? बेराट सभ्यता से। अब यहाँ से जो महत्वपूर्ण चीज़ मिली है वो है, सबसे पहले तो यहाँ की जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो 36 चांदी की 36 यानी 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई? बेराट सभ्यता जयपुर से 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई, जिनमें से 8 तो पंचमार्क थी, 8 तो पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी शासकों की थी। भारतीय प्लस यूनानी शासकों की थी। 36 चांदी की मुद्राएं, जिनमें से 8 पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी शासकों की थी। अब यहाँ से बुद्ध, धम्म व संघ की जानकारी मिल गई। एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह मिला है। स्वास्तिक चिन्ह मिला बेराट सभ्यता से। अब बेराट सभ्यता में, जैसे मैंने पहले बताया था बालाथल में, कि हाथ के बुने हुए वस्त्र बेराट सभ्यता में भी मिले थे। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हाथ से बुने वस्त्र कहाँ से मिले हैं? हाथ से बुने वस्त्र जो प्राप्त हुए हैं वो बेराट सभ्यता और बालाथल सभ्यता दोनों से प्राप्त हुए हैं। बेराट सभ्यता और बालाथल सभ्यता दोनों से प्राप्त हुए। अब कुछ यहाँ से लोहे की किले भी प्राप्त हुई। लोहे की किले, यहाँ से लोहे की किल प्राप्त हुई है। त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े प्राप्त हुए। कहाँ से? त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बेराट सभ्यता जयपुर से प्राप्त हुए। अब यहाँ से नाचता हुआ पक्षी के अवशेष भी प्राप्त हुए। नाचता हुआ पक्षी के भी अवशेष प्राप्त हुए। कहाँ से? बेराट सभ्यता जयपुर से। पत्थर के संदूक हैं, अलंकृत घड़े हो गए जो त्रिरत्न चक्र के हैं, दीपक हो गया, नाचता हुआ पक्षी हो गया, ये सारे के सारे बेराट सभ्यता से मिले। अब राजस्थान अध्ययन की बुक में इतने ही इनकी डिटेल दे रखी है, और कुछ सभ्यता जो महत्वपूर्ण सभ्यता है उनके बारे में भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसा कि 2 सभ्यता हैं, बागुर प्लस ओजियाना। ये कुछ महत्वपूर्ण जो सभ्यता है, ये कहाँ है उनके डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता देता हूँ। बागुर और ओजियाना जो सभ्यता है ये है भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। सांभर और जोधपुरा सभ्यता
ये कहाँ पर है? जयपुर डिस्ट्रिक्ट में, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। नगर और रेड, नगर प्लस रेड, रेड सभ्यता जो है ये है टोंक जिले में, टोंक जिले में। नगर और रेड सभ्यता जो है ये टोंक जिले में। फिर नगरी चित्तौड़ होगी, कल बताई थी। नगरी चित्तौड़ में, चित्तौड़ में। नौह भरतपुर में, नौह भरतपुर में, नौ भरतपुर में होगी। उसके बाद पच्छमता, पच्छमता या फिर एक गिलुंड सभ्यता, गिलुंड सभ्यता। ये कहाँ से मिली है? ये कहाँ से प्राप्त हुए? तो राजसमंद, मतलब वहाँ की ये सभ्यता है, गिलुंड और पच्छमता। फिर है एक भीनमाल, भीनमाल सभ्यता। भीनमाल सभ्यता कहाँ है? तो जालोर। ये आपके इस राजस्थान अध्ययन की जो महत्वपूर्ण जितनी भी इसमें मुझे जो जानकारी मिली वो सारी मैंने आपको बता दी है, और ये कुछ इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम से संबंधित है। अब एक चीज़ का ध्यान रखें, राजस्थान अध्ययन जो बुक है ये अभी जो फरवरी में CET हो रहा है, CET के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 12वीं स्तर के लिए। उसके बाद जैसे BSTC का एग्ज़ाम होगा उसके लिए इम्पोर्टेंट है, प्लस रीट के दोनों लेवल के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि फर्स्ट लेवल में तो इसको पूरा शामिल किया गया है। इसलिए राजस्थान की अध्ययन की जो बुक है 6ठी से लगाकर 10वीं तक की, 6 से लगाकर 10th तक की जो राजस्थान अध्ययन की बुक है वो डेली में एक यूनिट पढ़ाऊँगा। अतः आप मेरे से इस क्लास से जुड़े रहें, और ज़्यादा नहीं 20 से 25 मिनट की क्लास होती है। आप चलते चलते इस क्लास को चाहे तो आप स्पीड मोड पे करके भी देखें, एयरफोन लगा कर देख लें, लेकिन देखें ज़रूर, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम हुए थे, अभी नेक्स्ट जितने भी एग्ज़ाम हुए, जैसे वन रक्षक है या फिर वनपाल के जो एग्ज़ाम हुए, उन सभी में राजस्थान अध्ययन, और BSTC का जो एग्ज़ाम हुआ ना, वो BSTC में तो सारे के सारे प्रश्न राजस्थान अध्ययन से ही आए। वन रक्षक और वनपाल में जितने भी एक दो जो प्रश्न आए, जितने भी पेपर हुए, तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न बने। इसलिए आप मेरी इस क्लास से जुड़े रहें, और अपने आसपास STC की तैयारी करने वाले, CET की तैयारी करने वाले और रीट की तैयारी करने वाले जो भी भाई बहन हैं उन सभी को आप शेयर करें। और अगर क्लास अच्छी लगती है तो आप कमेंट करें, और किसी चीज़ की कमी लगती है उसके बारे में भी आप मुझे बताएं, तो मैं उसके ऊपर काम करूँगा। आज के लिए इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।